ठीक है भाई, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों की फरमाइश आ रही थी, सर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली यूनिट पहले करा दीजिए। ठीक है भाई, एसएचएम की यूनिट मैं पहले करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली यूनिट आज वही चैप्टर हम देखेंगे, तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर की न्यूटोनियन फिजिक्स की ये फोर्थ यूनिट है। ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स की फोर्थ यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो इस वाली यूनिट को हम आगे बढ़ाते हुए चीजों को देखेंगे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। एक सेकंड रुकेंगे भाई। ठीक है भाई, तो मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया। तो आज हम अपनी यूनिट देखेंगे एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये न्यूटोनियन की बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट है, यूनिट 4 है न्यूटोनियन की, न्यूटोनियन फिजिक्स की, न्यूटोनियन फिजिक्स की फोर्थ यूनिट है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं भाई। हम सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और इस वाली यूनिट का नाम है, अगर शॉर्टकट में देखें तो हम एस एच एम, इसे कहते हैं इंग्लिश में सिंपल सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, इसे हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त सरल आवर्त गति। तो इसका सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं भाई कि इस यूनिट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस ही देख लेते हैं इस वाली यूनिट का क्या क्या सिलेबस है। तो मैंने सिलेबस आपको पहले भी लिखा रखा, लेकिन हम और देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन क्या होती है, यानी कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो इक्वेशन आएगी उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो इसमें से काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे हम। तो फिर देखेंगे यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, यहां से इतना कुछ क्वेश्चन नहीं आता। यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन से, कॉम्प्लेक्स नोटेशन से, ठीक है, छोटा मतलब इसके साथ ही ऐड हो जाता है। यहां से क्वेश्चन आना है आपका डैम्प्ड एंड फोर्स, डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन से, डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन से क्वेश्चन मिलेगा आपको। और अगला आपका टॉपिक है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन। इसे ये लिसाजो फिगर से रिलेटेड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो शुरुआत में हमें ये सिलेबस नोट करना है, यही पढ़ना है अभी सबसे पहले। तो यहां से इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि एसएचएम इक्वेशन क्या है, इसका डिफरेंशियल क्या कंसेप्ट है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या तो डैम्प्ड में से मिलेगा या फोर्स में से मिलेगा। तो ये जो मैंने आपके ब्रैकेट में करे हैं, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां तक का सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे। तो और आगे चलते हैं, इस वाली यूनिट में क्या पढ़ना हमें। और इसमें पढ़ना भैया डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन पढ़नी है इसमें, वेव मोशन
यानी कि जो तरंगे होती है उनमें गति कैसा होती है वे पढ़नी है हमें इसमें। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी कि जिन्हें प्रगामी तरंगे बोलते हैं, उससे रिलेटेड, या किसी भी तरल मीडियम है, फ्लड मीडियम है, यानी कि तरल वाली चीजें में किस प्रकार से चलती हैं वो। और इसमें हमें देखना रिफ्लेक्शन, किस प्रकार से रिफ्लेक्शन करती है वे वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़नी है इसमें, ठीक है। इसके बाद फेज चेंज ऑन, फेज चेंज ऑन, चेंज ऑन रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है भाई। और सुपरपोजिशन पढ़नी है यहां से, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। एक यहां से ये पढ़ना है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स। और इसमें हमें पढ़ना प्रेशर, प्रेशर एंड एनर्जी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है इस वाले यूनिट में। और क्या पढ़ना है, यहां से लास्ट टाइम पे एक लॉन्ग क्वेश्चन मिला था फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी से, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी से। तो ये आपका इस यूनिट का सिलेबस हो गया। तो यहां से लास्ट टाइम पे यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था और एक शॉर्ट क्वेश्चन था लास्ट ईयर, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ से ये मैंने जो इम्पोर्टेंट था इसका एक बार देख लेंगे, जो मैंने इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वे मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया। तो यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का। और अब की बार पूर्ण रूप से संभावना है कि ये मैंने अंडरलाइन पोर्शन जो करा है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये सारी चीजों को हम समझते हुए करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक का नोट डाउन कर लेंगे सभी, यहाँ तक का नोट डाउन कर लेंगे सभी सिलेबस। और इस वाले यूनिट को ही हम आगे बढ़ाते हैं, इस वाले यूनिट को ही हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो नंबर वाइज है, हम इसमें साथ साथ इसकी थ्योरी और इनकी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक का नोट कर लिया होगा आपने। और हम सबसे पहले जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ टॉपिकों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपना, सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन देखेंगे सबसे पहले हम, यानी कि इसे बोलते हैं हम आवर्ती, आवर्ती गति। पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसका दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसका दूसरा टॉपिक है पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम को पढ़ेंगे भाई, यानी कि आवर्तकाल क्या होता है ये पढ़ेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बेस यहाँ से आपको पता होना चाहिए। एक हमें फ्रीक्वेंसी पढ़नी है सबसे पहला, फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसे बोलते हैं हम आवर्ती, आवर्ती पढ़नी है। इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां से पढ़ना विस्थापन, विस्थापन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ये चीजों को नोट करेंगे यहाँ तक, ये आज चीजें डिस्कस करेंगे भाई हम बहुत बढ़िया तरीके से। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और इसे हिंदी में बोलते हैं आयाम, आयाम। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे फेज,
यानी कि कला क्या होती है, कला क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इनकी सबकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में इन्हें हम मतलब देखेंगे भाई। पहले सबसे पहले हम छोटी छोटी सी इनकी फ्लूइडिक मोशन ये क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, फ्लूइडिक मोशन होती क्या है। आप कहोगे सर फ्लूइडिक मोशन वो होती है, जैसे सपोज करो एक हमने ये हमारे पास नॉर्मल ये इस तरीके से हमारा रिजिड बेस से हमने कोई भी एक सपोज करो एम है, सपोज करो इसका मास कितना है एम है भैया, और इसे हमें एक धागे की सहायता से या फिर किसी भी वायर की हेल्प से इसे लटका दिया, और जैसे ही इसे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक ले जाने के बाद, यहाँ तक या फिर इसे यहाँ तक ले जाने के बाद इसे यहाँ से छोड़ा, या तो यहाँ से ऐसे छोड़ा या फिर यहाँ से इसे ऐसे छोड़ा, तो ये क्या करने लगा भैया, ऑक्सीलेशन करने लग गया यहाँ से, और इसी दोबारा से यहाँ से। तो मतलब आप देख रहे होगे, आप देख रहे होगे क्या, आप देख रहे होगे कि ये अपनी इस वाली जो ये वाली स्थान है इसका यहाँ जहाँ ये रुका हुआ है, जहाँ ये रुका हुआ है इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम स्टेबल, स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, या फिर इसे हम बोल देते हैं हिंदी में साम्य अवस्था, या इसका एक क्या बोल सकते हैं इसे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को, जब कोई भी हमारे पास एक हमने ये बेस से कोई धागा बांध के यहाँ पे एक मास इसमें बांध दिया बॉब टाइप का, इसका इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, थोड़ी भारी होना चाहिए, ये आकार में तो हो कम लेकिन कैसा हो, थोड़ा भारी हो। यदि ये हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसा छोड़ दिया तो ये ऐसा ऐसा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आप इस यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में इधर उधर इस तरीके से मोशन करने लग जावे, तो इस तरीके की मोशन करने को ही इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ही इधर उधर मोशन करने को ही हम बोलते हैं फ्लूइडिक मोशन या एसएचएम, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको ये तो बात पता लग गई होगी कि किसी भी मास का, किसी भी मास को बॉब को हम ऐसा सरल लोलक को हम ऐसा यदि ऐसा छोड़ दें थोड़ा सा इधर से या थोड़ा सा इधर से, तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब रुकी हुई अवस्था इस स्थान की, इसके आसपास ऐसा ऐसा ये मोशन करने लग जावा है, तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं फ्लूइडिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। आई होप आपको ये पहली बात मेरी समझ में आ गई होगी कि भैया फ्लूइडिक मोशन या फिर एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं, सिंपल, सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं। मैं इन टॉपिकों को आपको समझाने के बाद, मैं इन टॉपिकों को समझाने के बाद इनकी छोटी छोटी सी आपको लैंग्वेज लिखवा दूंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि आपको यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है जी, मैं इस वाली चीज को इस प्रकार से भी आपको यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ये नॉर्मल एग्जांपल। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी थ्योरी भी लिखा दूं आपको कि भैया पीरियोडिक मोशन क्या हो सकती है। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया था। अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होती है, आवर्ती गति क्या होती है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे अपना आवर्ती, आवर्ती गति, यानी कि इसे बोलते हैं पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है भाई, इसे समझते हैं और इसकी छोटी सी जो इसकी थ्योरी बनेगी वो साथ साथ हम लिखते हुए चलेंगे। वह गति, वह गति, वह गति जिसकी, जिसकी पुनरावर्ती यानी कि रिपीटेशन, पुनरावर्ती
पुनरावर्ती, समान, यानी कि सेम टाइम में सेम होगी भाई, रिपीटेशन, समान समयांतरालों, समय अंतरालों, समान समयांतरालों में होती है, में होती है, होती है, क्या कहलाती है? आवर्ती, आवर्ती गति, आवर्ती गति कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। ये इसकी होगी आवर्ती गति की। ठीक है भाई। यदि यदि आवर्ती गति, यदि आवर्ती गति, यदि आवर्ती गति करता करता कोई कोई कण एक ही पथ पर, एक ही पथ पर, पथ पर आगे पीछे चलता है, आगे पीछे चलता है, आगे पीछे चलता है, तो वह कण, तो वह कण, कण दोलन, दोलन अथवा अथवा कंपन, कंपन करता कहा जाता है, कंपन करता कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं भैया, एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक दीवार घड़ी जो होती है भाई, वो किसी दीवार घड़ी, किसी दीवार घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम एक ही पथ पर, पथ पर आवर्ती, आवर्ती गति करता है, आवर्ती गति करता है। अतः अतः इसे, अतः इसे दोलनी गति कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अभी से हम हिंदी में नोट कर लेंगे भाई सभी यहाँ तक का। अभी से हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं भाई पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी हिंदी वाले, भाई यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी हिंदी वाले। अब इंग्लिश वाले भी देख लेंगे भाई, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, छोटी, इसकी छोटी डेफिनेशन देखेंगे भाई अभी हम। तो पीरियोडिक मोशन में देखेंगे एनी मोशन, एनी मोशन, एनी मोशन विच इज repeated, repeated, repeated after, after equal, after equal intervals, after equal intervals of time, of time is called periodic, periodic मोशन। या फिर इसका पीरियोडिक मोशन का दूसरा भी नाम क्या हो सकता है, हार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसे एक छोटे पॉइंट के द्वारा देख लेते हैं। इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल हैविंग, हैविंग पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, motion moves back and forth and forth over the, forth over the same, same path, forth over the same path, it is
it is said to be oscillating or vibrating, oscillating या वाइब्रेटिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो हमारे घर में सिंपल पेंडुलम वॉच होती है, द पेंडुलम द पेंडुलम द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक swing back and forth and is said to perform an oscillatory मोशन। तो यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन को बता रहा है, यहां तक का नोट करेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं यह क्या बता रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी भाई सभी को, तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी भाई सभी को। क्या कह रहा है एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। वह गति जिसकी पुनरावृत्ति समान समांतरालों में होती है आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है भाई। एनी मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कहने का मतलब ये है भैया मेरा, कहने का मतलब डेफिनेशन सबने नोट कर ली होगी यहां तक की। देखो भाई, यानी कि अगर कोई, एक बार और समझ लो, यदि इसे किसी भी रिजिड बॉडी है, रिजिड है यहां से, और यहाँ पे एक वायर की हेल्प से या धागे की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से कोई भी एक मास है, ठीक है भाई, कोई भी एक मास है, और मान लो ये एक सेकंड में इतने यहां से डिस्प्लेस करके जो यहाँ पे यहाँ तक ऑक्सीलेटिंग कर रही है, तो अगली एक सेकंड में भी यहां से ही यहां तक ही ऑक्सीलेट करनी चाहिए भैया, यहां तक ही ऑक्सीलेट करनी चाहिए। फिर अगली एक सेकंड में भी यहां से यहां तक की ही ऑक्सीलेट करनी चाहिए, यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कह देते हैं, पीरियोडिक मोशन। या ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास जो मोशन होवे इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन भी कह देते हैं, या सरल आवर्त गति भी कह देते हैं, SHM। तो यहां तक कि आपकी बात समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना पीरियोडिक टाइम। हम अगला टॉपिक देखते हैं आप अपना छोटा पॉइंट, पीरियोडिक टाइम। अगला हमारा क्या पॉइंट है, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम, यानी कि इसे हम बोलते हैं आवर्त काल। थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई ये क्या होता है। भाई एक बात बताओ, किसी भी चीज से ये कोई एक आपने ये बांध दिया, ठीक है भाई, ये मास हो गया, M हो गया, और ये एक चक्कर यहां से और यहां तक। अच्छा, एक चक्कर कब माना जाओगे, एक साइकिल कब मानी जाओगी, जब ये यहां से जाके वापस इसी स्थान पे आ जाए तो एक साइकिल मानने जाओगे। तो कहने का मतलब है एक साइकिल पूरा करने में जितना भी टाइम लगेगा, एक साइकिल या चक्कर कंप्लीट करने में यानी कि पूरा करने में जितना भी टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक टाइम, यानी कि आवर्तकाल। कहने का मतलब है मेरा, अब सपोज करो यहां से लेके और यहां तक और वापस यहां तक आने में मान लो 10 सेकंड लगी, तो इस वाले
पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो गया 10 सेकंड, कि एक चक्कर इसने कितने सेकंड में पूरा करा 10 सेकंड में। तो जितने टाइम में भी एक चक्कर पूरा होगा उसे हम पीरियोडिक टाइम कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। कहने का मतलब इसे ऐसा भी देख सकते हैं, मान लो यहां से कोई चीज चल के वापस अपनी इसी चीज जगह पोजीशन पे आ जावे, जीरो पे आ जावे, और यहां तक यो एक चक्कर पूरा हो गया, एक साइकिल पूरी होगी, तो मान लो यहां तक इसमें एक साइकिल में लगा 10 सेकंड का टाइम, तो पीरियोडिक टाइम टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेकंड। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी डेफिनेशन के साथ अगर मैं बात करूं इसकी पीरियोडिक टाइम की, तो ऐसा समझ लेंगे भाई, पीरियोडिक टाइम की बहुत छोटी डेफिनेशन, किसी किसी दोलनी किसी दोलनी गति का आवर्तकाल का आवर्तकाल 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 कैपिटल टी वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है जो गति के एक जो गति के एक पूर्ण चक्र में लगता है ठीक है भाई। या आप ऐसा एक सेकंड, एक झटके में ऐसा भी कह सकते हैं, एक पूर्ण चक्र करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल इसे हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी कहलाता है, कैपिटल टी कहलाता है। यहां तक का नोट करेंगे भाई हिंदी वाले, इंग्लिश वाले इसके डेफिनेशन देखेंगे भाई, हिंदी वाले यहां तक का नोट करेंगे भाई, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले यहां से देखेंगे भाई इसकी, और डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो इसे आप ऐसे कह सकते हो, द पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी ऑफ एन ऑक्सिलेटरी मोशन is defined as the time taken for one complete round trip of the मोशन। वही बात है भाई, एक चक्कर पूरा करने में जितना भी टाइम लगेगा उसे हम पीरियोडिक टाइम कहेंगे। दैट इज फॉर द वन ऑक्सीलेशन या फिर और वन साइकिल ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि भाई टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा भैया ये फॉर्मूला कैसे आया, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन, ये फॉर्मूला कैसे आया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें इससे टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है भाई। तो इस टाइम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इजिकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बताएंगे सभी, एक बात बताएंगे भाई कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा, तो आप कहोगे पूरा एक चक्कर लगा रहा है, और पूरा एक चक्कर कितने का होता है 360 डिग्री का, कितने का होता है 360 डिग्री का।
यानी कि 2 पाई का। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा भैया, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई। तो टाइम को अगर मैं टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करूं, टी से, और डिस्टेंस होगी हमारी 2 पाई, और स्पीड जो होती है हमारी, स्पीड घूम घूम कर जा रही है ना, ऐसा गोल गोल जा रही है ना एंगल बनाकर, तो एंगुलर स्पीड ही तो लेंगे, कोणीय चाल ही तो लेंगे। तो कोणीय चाल को हम रिप्रेजेंट करते थे ओमेगा से। तो ऐसा आया भैया ये फॉर्मूला, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को भी, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को भी? तो ये नोट कर लेंगे भाई यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, बहुत बढ़िया तरीके से। साथ साथ नोट्स करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्या है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर मैं आपसे कहने लगूं, एक सेकंड में भी, एक सेकंड में जितने भी चक्कर पूरा होंगे, एक सेकंड में जितने भी चक्कर पूरा होंगे, उन चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम। जैसे अगर मैं कहने लगूं तुम्हारे से, एक सेकंड में, एक सेकंड में यो यहां से ऐसा ऐसा गई भाई, ये यहां से यो ऐसे ऐसे गई, तो कितने चक्कर पूरा हो गए, यहां से यहां तक का एक चक्कर ये हो गया, यहां से यहां तक का दूसरा चक्कर ये पूरा हो गया, यहां से यहां तक का कितना चक्कर हो गया, तीसरा, और यहां से यहां तक का, यहां से गया और यहां तक का ये कौन सा चक्कर हो गया, 4 चक्कर हो गए। तो एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन हुए, आप कहोगे 4 ऑक्सीलेशन होंगे। तो इसका मतलब ये 4 ही हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 4 ही हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आप कहोगे एक सेकंड में जितने भी ऑक्सीलेशन यो करता है वो ही हमारा फ्रीक्वेंसी रहती है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड की उल्टी होती है, यानी कि आवर्तकाल की उल्टी होती है। तो इससे हम ऐसा समझ सकते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, ऑफ द मोशन, और हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन इज डिफाइन, स्मॉल एन इज डिफाइन एज द, एज द नंबर, एज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में जितने भी ऑक्सीलेशन होंगे 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी उल्टी होती है, किसकी रेसिप्रोकल होती है, इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम, ऑफ द पीरियोडिक टाइम, यानी कि आवर्तकाल की उल्टी होती है आवर्ती। तो इस प्रकार से तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया भैया हमारा, एन इजिकल टू 1/t, एन यदि फ्रीक्वेंसी और टी हमारा टाइम पीरियड है, तो एन इजिकल टू 1/t बन गया। यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। और यदि इसका हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम क्या होंगे, एक सेकंड में, एक सेकंड में किए गए, एक सेकंड में किए गए दोलनों, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को, की संख्या को, संख्या को आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती स्मॉल एन कहते हैं, स्मॉल एन कहते हैं। और यह आवर्तकाल की कैसी होती है, उल्टी होती है, आवर्ती, आवर्ती, आवर्तकाल की, आवर्तकाल की, आवर्तकाल की
उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ से इसका मतलब एक फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जैसे वहां पे लिखा n इज इक्वल टू 1/t, यानी कि n यदि फ्रीक्वेंसी है तो t हमारा क्या रहा होगा? टाइम पीरियड। तो यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, अब हम अगला अपना देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। अपना देख लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है भाई हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। विस्थापन क्या है? अगर मैं आपसे कहने लगूं भाई मेरे पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे कोई इस तरीके से मन है, एक ये एम लटका रखा है, इस पर ये द्रव्यमान लटका रखा है, और ये वाली जो पोजीशन होती है, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको अभी बताया था मैंने। इस रुकी हुई अवस्था को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, इसे क्या बोलते हैं भैया? हम साम्य अवस्था। अब इस वाली पोजीशन से यदि आप थोड़ा सा भी इधर ना बढ़ते हो, या थोड़ा सा भी इधर ना बढ़ते हो, मान लो आप इधर ना बढ़ गए, यहाँ तक चले गए इसका ऑक्सीलेशन कराने के लिए, या इसी डायरेक्शन में चले गए आप, यहाँ से इस डायरेक्शन में चले गए या यहाँ से इस डायरेक्शन में चले गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में आप यदि जाते हो, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से जाते हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसी 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 डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप किधर की भी डायरेक्शन में, चाहे इधर की डायरेक्शन में या इधर की डायरेक्शन में, जो भी हमारी लेंथ रहेगी ऊपर की तरफ ना, जो भी लेंथ रहेगी, इसे क्या कहेंगे भैया हम? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे भैया हम इसे? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमारी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसे डेफिनेशन में कैसे देखेंगे? तो डेफिनेशन में देख लो भाई हिंदी वाले। प्रत्येक प्रत्येक दोलन, प्रत्येक दोलन करते हुए कण की कण की एक कण की एक ऐसी ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है जहां जहां कण पर कोई बल नहीं लगता, कोई बल नहीं लगता। कौन सी स्थिति की बात कर रहा है? इस वाली स्थिति की बात कर रहा है। इस पे यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, कोई बल नहीं लगता, कोई बल नहीं लगता। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इसे कण की क्या कहते हैं? इसे कण की साम्य अवस्था कहते हैं। इसे कण की साम्य साम्य स्थिति साम्य स्थिति कहते हैं, साम्य स्थिति कहते हैं। अब किसी भी टाइम, किसी क्षण साम्य स्थिति से, अब साम्य स्थिति से यानी कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से या तो इधर की डायरेक्शन में या इधर की डायरेक्शन में, जितनी भी लेंथ करोगे आप, किसी क्षण साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से कण की दिशा में, कण की दिशा में दूरी दूरी को उस क्षण उस क्षण उस क्षण उस दिशा में उस दिशा में उस दिशा में कण का विस्थापन कहते हैं, कण का विस्थापन कहते हैं, कण का विस्थापन कहते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई हिंदी वाले। ठीक है भाई, यानी कि प्रत्येक दोलन करते हुए कण की एक ऐसी स्थिति होती है जहां कण पर कोई बल नहीं लगता, इसे कण की साम्य स्थिति कहते हैं। यानी कि इस वाली स्थिति के बारे में बात पूछ रहा है, कह रहा है तुम्हारे से, यानी कि प्रत्येक दोलन करते हुए
प्रत्येक दोलन करते हुए कण की एक ऐसी स्थिति होती है, यानी कि ये वाली स्थिति, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि यहाँ से इस कण की साम्य स्थिति का किसी क्षण साम्य स्थिति से कण की दिशा या तो इंग्य या इंग्य, कण की दिशा में दूरी को उस क्षण उस दिशा में कण का विस्थापन कहते हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से, मतलब ये जो डिस्टेंस बननी है इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी हिंदी वालों को। अब इंग्लिश वाले इस बात को समझ लेंगे भाई क्या है। यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने? इंग्लिश में देखते हैं इसे क्या कह रहा हूं मैं, इसे इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश में देखते हैं। देयर इज ए देयर इज ए देयर इज ए देयर इज ए पोजिशन फॉर एवरी for every oscillating particle at which no net forces acts on the particle. This is called the equilibrium। तो उस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे कोई भी फोर्स ना लग रहा, बिल्कुल बीच वाली स्थिति को कह रहा है हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन यदि यहीं पे ही उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के किसी भी साइड में से कोई डिस्टेंस बन जावा किसी भी डायरेक्शन में, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन from its equilibrium position at any instant is called the displacement of the particle यानी कि इसे विस्थापन कहेंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लिया होगा सभी ने? यहाँ तक का नोट कर लिया होगा भाई सभी ने? ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट कर लिया होगा भाई सभी ने? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। अब हम देखते हैं, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अब हम अगला टॉपिक देखते हैं एम्पलीट्यूड यानी कि इसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं भैया इसे? आयाम। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। मान लो सपोज करो ये मेरा एक सिंपल पेंडुलम इस तरीके का है। अब यदि इधरली साइड की यहां तक की या फिर इधरली साइड की मैक्सिमम डिस्टेंस को अभी यहां से अगर थोड़ा सा भी चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से यहां तक का या यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं भाई? एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड या फिर आयाम कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं आपसे कहूं यहाँ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये कोई एम है, यहाँ पे इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि ये क्या हो गया हमारी साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था से यहां तक का जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दूरी, ये वाली ज्यादा से ज्यादा दूरी या फिर ये वाली ज्यादा से ज्यादा दूरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखना चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहे हिंदी में तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन को आप इस प्रकार से देख सकते हो, किसी कण के किसी कण के किसी कण के दोलन किसी कण के दोलन का आयाम, और एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आयाम आयाम स्मॉल ए कण द्वारा कण द्वारा कण द्वारा साम्य स्थिति से कण द्वारा साम्य स्थिति से अधिकतम साम्य स्थिति से अधिकतम चली गई दूरी को कहते हैं। चली गई दूरी को कहते हैं। ठीक है भाई, हिंदी वाले यहां तक का नोट कर लेंगे भी सभी। हिंदी वाले यहां तक का नोट कर लेंगे भी सभी। और इंग्लिश वाले देखेंगे भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ तक का नोट कर लिया भाई सभी ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, एम्पलीट्यूड को देखते हैं क्या होता है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द एम्पलीट्यूड स्मॉल a of the oscillating या oscillation is the distance between equilibrium position and an extreme position, बाहर की कोई पोजीशन, extreme position it is the maximum displacement। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी मान लो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक का या फिर इस यहाँ तक का, ये क्या होता है हमारा? एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। क्या होता है? आयाम होता है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी। यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी। और इसके बाद हम देखेंगे क्या, फेज देखते हैं। फेज क्या होती है? फेज बोलते हैं कला। फेज क्या बोलते हैं? कला। अब हम देख लेते हैं कला। फेज किसे कहते हैं अभी? फेज देखते हैं। फेज कला, फेज यानी कि कला। कला क्या होती है भैया? एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, तो उसमें दो चीजें तो जरूर से जरूर होंगी। एक चीज होगी उसमें पोजीशन, एक चीज क्या होगी उसमें? पोजीशन। और एक चीज क्या होगी इसकी? एक चीज क्या होगी? मोशन। जो इन दोनों चीजों के बारे में, इन दोनों चीजों की डायरेक्शन के बारे में बता दें, इन दोनों चीजों की डायरेक्शन के बारे में बता दें, उसे हम क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। इसे हम ऐसे देख सकते हैं,
किसी दोलन, यानी कि ऑक्सीलेटिंग कर रहा कोई भी पार्टिकल, दोलन करते हुए करते हुए करते हुए कण की किसी क्षण किसी क्षण किसी क्षण कला उस क्षण कण की उस क्षण कण की स्थिति उस क्षण कण की स्थिति तथा गति गति की दिशा का ज्ञान कराती है, दिशा का ज्ञान कराती है। तो ये हमारी क्या होगी, क्या रहेगी, हमारी फेज रहेगी। कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहा है और कहाँ पे उसकी पोजीशन है, इस बारे को कौन बताता है, और क्या उस पोजीशन पे वो मोशन कर रही है या ना कर रही है, वो कौन बताता है, फेज बताती है, कला बताती है। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई इंग्लिश वाले, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले देखेंगे भाई। द फेज of an oscillating particle oscillating particle at any instant at any instant at any instant define defines define the stage define the stage of the particle of the particle as regards its position and direction of motion at that instant, यानी कि जो उसकी मोशन का और किसका, पोजीशन का, कि दोनों की डायरेक्शन का के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं, हम फेज कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम देख लेते हैं एक अगला टॉपिक और है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। भाई कोई भी यहां तक का नोट करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑक्सीलेटिंग करते वक्त किसी भी पार्टिकल में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, एक रहती है हमारी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो दोनों का सम क्या रहता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को भी, देखते हैं भाई इसकी डेफिनेशन को भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है इसे समझ लेते हैं एक बार। मैं अगर ये कहूं आपसे कि मैकेनिकल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, तो यानी कि कोई भी यदि पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसमें दो टाइप की एनर्जी रहेगी। एक तो इसमें रहेगी काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। एक तो गतिज ऊर्जा रहेगी भैया, कोई भी ऑक्सीलेट पार्टिकल के अंदर एक तो गतिज ऊर्जा रहेगी, कौन सी ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा। और दूसरा हमारी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों का ही सम, इन दोनों का ही प्लस हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को यदि यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी का सम, ये हमारे पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी भैया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये वाली हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। इन दोनों का सम क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। क्या रहेगा भैया,
मैकेनिकल एनर्जी रहा होगा, यांत्रिक ऊर्जा रहा होगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर, यांत्रिक ऊर्जा बराबर, ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस प्लस गतिज ऊर्जा, ये हो जाएगा हमारे पास। ये आगे पीछे हो गया, आप चेंज कर लियो चाहे तो प्लस में हो सकते हैं, ठीक है भाई। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहा होगा, स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहाँ तक की आपको चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अब हम अपने, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट की बात होगी, अब हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारे बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिला भैया, जहाँ हमारे बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिला भैया। जो काम के क्वेश्चन बनेंगे भैया हमारे, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। अब हम अगला देखते हैं, अगला हाँ एक टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, एक छोटा सा टॉपिक है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स इसे बोलते हैं हम भाई प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल। अब इसे ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। अगर मैं आपसे कह लगूं मेरे पास कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके का, ये है, तो अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक ये इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है भैया, ये ऑक्सीलेट कर रहा है। तो एक ऐसा फोर्स लगता रहता है, एक ऐसा फोर्स इस पे लगता रहता है अंदर की तरफ ने, एक ऐसा फोर्स लगता रहता है जो इसे कहाँ पे लाने का प्रयास करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का काम करता है। एक अभी ध्यान से समझेंगे, एक ऐसा फोर्स लगता है रहता है, एक ऐसा फोर्स लगता रहता है जो किसी भी पार्टिकल को, जो किसी भी पार्टिकल को, पार्टिकल को यानी कि कण को किस पोजीशन पे लाने का काम करता है रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो साम्य अवस्था में लाने का काम करता रहता है, कि भैया जल्दी से हमेशा गिराने का काम करता रहता है वो साम्य अवस्था में। कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि भैया अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है ना, ये ऐसा फोर्स है जो उसे नीचे लाने का काम करता रहता है। यानी कि ये इस तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आप किसी अच्छी सी चीज की तैयारी कर लगो या आप किसी चीज का फॉर्म भर लगो, तो वे आपको कहते हैं अरे हाँ इस पे बहुत निकल रहा, तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया वे आपके किसे क्या करते हैं, मनोबल को तोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके के फोर्स होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो ऑक्सीलेट करते हुए पार्टिकल को कहां पर लाने का प्रयास करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, रुकावट वाली पोजीशन पर लाने का काम करें, इस पोजीशन पर लाने का काम करें। तो जो इस पोजीशन पर लाने का काम करेगा ऐसे वाले फोर्स को बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। यहां तक की बात आपको समझ में आई बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है जी, यहां तक का नोट कर लो। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, एक्चुअल डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, यहां से देख लेते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, समझ में तो आ गया आपको ये, ठीक है भाई। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन क्या रहेगी, हिंदी वाले देख लो पहले। दोलन करते हुए, दोलन करते हुए, करते हुए कण पर, कण पर उसकी, उसकी साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति में, साम्य स्थिति में, साम्य स्थिति में कोई, कोई नेट बल, कोई नेट बल कार्य नहीं करता, कोई नेट बल कार्य नहीं करता, कोई नेट बल कार्य नहीं करता। अतः कण,
अतः कण साम्य स्थिति स्थिति में साम्य स्थिति में कहाँ पर रहेगा, विराम अवस्था में, साम्य स्थिति में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में रह सकता है, रह सकता है। जब कण को, जब कण को, यहां से इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, जब कण को साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से विस्थापित, विस्थापित किया जाता है, किया जाता है, जाता है, तो इस पर ऐसा, तो इस पर ऐसा आवर्ती बल, आवर्ती बल कार्य, कार्य करता है, आवर्ती बल कार्य करता है, जो जो सदैव, जो सदैव कण की, जो सदैव कण की साम्य स्थिति की ओर, यानी कि रुकावट की ओर, साम्य स्थिति की ओर और हमेशा लाता रहता है, यानी कि दिष्ट रहता है, और दिष्ट होता है, दिष्ट होता है, उसे, उसे प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल कहते हैं, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई, यहाँ तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई, एक बार यहाँ तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का हिंदी वाले नोट करेंगे भाई सभी। तो इंग्लिश वाले देखो, रिस्टोरिंग फोर्स किसे बोल लेंगे, द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, द ऑक्सीलेटिंग, तो इसे ऐसा देखेंगे, द ऑक्सीलेटिंग, द ऑक्सीलेटिंग, द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल कैन रिमेन, कैन रिमेन at rest, at rest in its, in its equilibrium position, equilibrium position, यानी कि रेस्ट में कोई भी पार्टिकल जब रह सकता है, कौन सी स्टेट रहेगी उसकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वहां पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा, एट विच नो नेट, नो नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन, एक्ट्स अपॉन इट, ठीक है। व्हेन, और जब हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, व्हेन इट इज डिस्प्लेस, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन, और यदि मैं इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, तो इस पे एक ऐसा प्यूडिक फोर्स लगता है जो उसे कहाँ पे लाने का काम करता है, कहाँ पे लाने का काम करता है, एक प्यूडिक फोर्स एक्ट्स, उसे कहाँ पे लाने का काम करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का काम करता है, इट इन सच, और हमेशा उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ना होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ना, डायरेक्शन एज टू रिटर्न इट टू इट्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां तक का नोट कर लेंगे भी सभी, यहां तक का नोट कर लेंगे भी सभी, तो यहां तक का नोट कर लेंगे भी सभी। आपको आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे मेरे पास कोई भी ऑक्सीलेट कर रहा है और ये वाली जो पोजीशन है उसकी बिल्कुल यहाँ पर रुकी हुई अवस्था है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जब यहाँ से मैं इसे डिस्प्लेस करता हूँ और ऐसे छोड़ता हूँ तो ऑक्सीलेट करता रहता है, लेकिन एक ऐसा फोर्स इस पर लगता रहता है जो इसके ऑक्सीलेशन को कम करता रहता है। इसे ऑक्सीलेशन को कम करते हुए उसे यहीं पे ही रुकावट वाली स्थिति में लाने का काम करता रहता है। तो ऐसे ऐसे
फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमें कहाँ पे लाने का काम करता है, मतलब हमारे पेंडुलम को कहाँ पे लाने का काम करता है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ तक का नोट कर लेंगे भी सभी, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भी सभी, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ तक का नोट कर लेंगे भी सभी। तो यहाँ तक का नोट कर लेंगे भी सभी। तो अपने एक अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ना बढ़ते हुए चलते हैं भाई। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन समझ लो भाई अब कैसा आता है यहाँ से। ये तो सभी छोटे क्वेश्चन थे हमारे, ये हमारे सभी छोटे क्वेश्चन थे। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन गया आता है। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डिफाइन, डिफाइन सिंपल, सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। यानी कि सरल आवर्त गति को उदाहरण सहित समझाइए। सरल आवर्त, सरल आवर्त गति को, गति को उदाहरण सहित, उदाहरण सहित, सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। प्लस में क्या पूछ रहा, प्लस में इसके साथ ऐड करके दे देता है इक्वेशन, ड्राइव, ड्राइव आल्सो, ड्राइव आल्सो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन। यानी कि सरल आवर्त, सरल आवर्त गति के समीकरण, समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, को व्युत्पन्न कीजिए, कीजिए तथा इसे, इसके तथा इसके हल के लिए, हल के लिए बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपका लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का सभी नोट करेंगे भाई।
यहाँ तक का नोट करेंगे भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से बनता है भाई। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले तो हमें सरल आवर्त गति को समझाना है क्या होती है, फिर इसकी इक्वेशन सेटअप करनी है। इक्वेशन सेटअप करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना और जनरल सॉल्यूशन को भी हमें हल करके बताना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसके एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं भाई, उसके एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोलते हैं, आवर्त सरल आवर्त गति किसे बोलते हैं। ये तो इसका एक छोटा पार्ट हम सीखेंगे यहाँ पे। अब एक बात बताओ भैया, हमारे पास कोई भी सिंपल पेंडुलम है तो इस तरीके से ये वाली जो इसकी पोजीशन है इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। रुकी हुई अवस्था को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के चाहे तो इधर गति करें चाहे इधर गति करें, मतलब इसके आसपास ऐसा गति हो रही है, इसके आसपास ऐसा गति हो रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ऐसा गति हो रही है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इसे हिंदी में ऐसे समझेंगे, यदि किसी यदि किसी यदि किसी दोलन करते हुए दोलन करते हुए कण की साम्य स्थिति के इधर उधर वह गति है जिसमें कण पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, यानी कि वही रिस्टोरिंग फोर्स जो है, मतलब उसमें लाना चाहता है कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, यानी कि साम्यावस्था में लाना चाहता है। प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा साम्य स्थिति की ओर, यानी कि रुकावट वाली स्थान की ओर, साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति SHM कहते हैं, सरल आवर्त गति SHM कहते हैं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान से समझेंगे भाई, इस बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा किसी दोलन करते हुए कण की साम्य स्थिति के उधर उधर वह गति है जिसमें कण पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, यानी कि इधर उधर इस टाइप की मोशन है, इस पर करने वाला, ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है। इस पे यदि कोई फोर्स लग रहा है तो उसके विस्थापन के, यानी कि विस्थापन को यदि मैं x कह दूं, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती। बट इसमें होता है नेगेटिव, क्योंकि ये इसे अंदर की तरफ ना लाने का काम करता है, घटाने का काम करता है। तो F इजिकल टू क्या आ जाता है, -kx आ जाता है। तो इस टाइप की जो F इजिकल टू kx को फॉलो करेगी, इस टाइप की इक्वेशन, तो उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूं यदि कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है, मतलब अपने इक्विलिब्रियम साम्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है, ठीक है भाई, और उस पर लगातार अंदर की तरफ ने एक ऐसा फोर्स लगता रहा होगा जो उसे मतलब साम्यावस्था में लाने का काम करेगा, और साम्यावस्था में लाते वक्त उस पर लगने वाला जो फोर्स रहा होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के, ये क्या है हमारा, विस्थापन के क्या रहा होगा,
अनुक्रमानुपाती रहता होगा। अब ये माइनस साइन इसके नेगेटिव को शो कर रहा है कि अंदर की तरफ ना जो है, तो माइनस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाओगे तो क्या आ जाओगा, जो कहाँ जहां पे के बराबर एक स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक है, एक बल नियतांक है, एक बल नियतांक है। यहां तक का नोट कर लेंगे। इंग्लिश वाले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, इंग्लिश वाले देखेंगे भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। तो यहां तक का सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन किसे कहेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे इस बात को। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे, मैं अगर आपसे कहने लगूं द सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन मोशन इज द simplest simplest possible periodic motion, simple periodic motion. It is it is it is it is defined it is defined as as the motion as the motion of an oscillating particle moving 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 back moving back and forth moving back and forth about an about an equilibrium equilibrium about an equilibrium position through a through a through a restoring force which is which is directly which is directly proportional 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 to the displacement displacement but opposite आगे ना भाई opposite in it direction opposite in direction the particle is called the particle is called a simple simple harmonic motion oscillator। ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। और ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि F प्रोपोर्शनल कर रहा हो उसके डिस्प्लेसमेंट पे, तो F इजिकल टू क्या बन जाएगा यो माइनस के एक्स। तो यो इस इक्वेशन को भी फॉलो करेगी भाई, ठीक है भाई, यो इस इक्वेशन को भी फॉलो करेगी। ठीक है, लिख लेंगे भाई सभी यहाँ तक का, लिख लेंगे यहाँ तक का भाई सभी। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ तक नोट करेंगे। पहले हिंदी वाले इसका एग्जाम्पल देख लेंगे भाई, सबको पता है इसका एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम इसका एग्जाम्पल होता है भाई। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लिख लेंगे इसका एग्जाम्पल, इतना कुछ वो नहीं है उसमें। किसी किसी दोलक
दोलक की गति, दोलक की गति। दूसरा एग्जाम्पल है स्प्रिंग, स्प्रिंग से, स्प्रिंग से लटके, स्प्रिंग से लटके हुए, हुए भार की, भार की ऊपर, ऊपर नीचे गति, ऊपर नीचे गति, ऊपर नीचे गति। ये इसके सिंपल एग्जाम्पल हो गए भाई। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे यहाँ तक का, नोट कर लेंगे भाई यहाँ तक का। इंग्लिश वाले इसके एग्जाम्पल देखेंगे भाई, इंग्लिश वाले एग्जाम्पल देखेंगे। द, द बैकवर्ड, द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड स्विंग, स्विंग ऑफ ए पेंडुलम, ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम ये हो सकती है। द अप, द अप एंड, एंड डाउन मोशन, डाउन मोशन, डाउन मोशन ऑफ ए वेट। ये इसके दो तीन एग्जाम्पल है। वेट हैंगिंग, हैंगिंग ऑन ए, ऑन ए स्प्रिंग, यानी कि किसी भी वेट लटकी हुई स्प्रिंग। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो इसकी अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ, ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन, एक पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका लॉन्ग पार्ट पे चलते हैं भाई हम। तो अब इसका सॉल्व करेंगे हम, इसकी सॉल्व करेंगे हम। इक्वेशन अब सॉल्व करेंगे हम इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ ए सिंपल, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर यानी कि सरल, सरल आवर्त, सरल आवर्त गति की, गति की समीकरण, की समीकरण या अवकलन समीकरण भी कह सकता है। ठीक है, यहाँ तक का इसकी अब इक्वेशन चलेगी भी हमारी, इसकी हमारी एक इक्वेशन चलेगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे हेडिंग लिख देंगे ये। तो इक्वेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। सपोज करो हमारा, ये डायग्राम बनाएंगे भाई मेरे साथ। ये डायग्राम बनाओगे, यहाँ तक का ये वाली है हमारी ओ, और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल लगा हुआ है, पी पॉइंट पे एक पार्टिकल लगा हुआ है, और इसमें फोर्स अंदर की तरफ न लग रहा है ये एफ। तो इसका यहाँ से ओरिजिन से लेकर पी तक का डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स कह दिया। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे, लेट अस, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, पार्टिकल कैपिटल पी ऑफ मास, ऑफ मास स्मॉल एम एग्जीक्यूटिंग, यानी कि कोई एक मास लगा हुआ है। अभी मैं समझा दूं आपको, अभी आप लिख लेंगे ये, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, एस एच एम अबाउट एन, अबाउट एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैपिटल ओ,
by definition, the force under which the particle the particle is oscillating is proportional to the displacement of capital P of capital P of capital P from capital O and is directed toward कैपिटल ओ। अब ध्यान से समझेंगे हिंदी वाले भी इसको और फिर हम इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना कि कोई कण माना कि कोई कण कैपिटल P जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, एक साम्य स्थिति O के परितः सरल आवर्त गति कर रहा है। परिभाषा के अनुसार कण कैपिटल P पर कार्यकारी बल जिसके अंतर्गत वह दोलन करता है कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा साम्य स्थिति कैपिटल O की ओर दिष्ट होता है। तो यहाँ तक कि ये लैंग्वेज को आप लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं इसकी लैंग्वेज को आपको बताता हूँ। मैंने कहा कोई भी एक मेरे पास पार्टिकल P है, ये रहा भाई पार्टिकल P, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो मास है वो m है, द्रव्यमान m है, और वो ऐसे मतलब ऑक्सीलेशन कर रहा है, और O से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया, x है, विस्थापन कितना है, x है। तो अब इसकी तरफ ना ये जो काम करेगा वो किस प्रकार से काम करेगा, इसके डेरिवेशन को हम देखते हैं भाई बहुत बढ़िया तरीके से। ये तो लैंग्वेज थी, अब डेरिवेशन को हम सेटअप करते हुए चलेंगे भाई। डेरिवेशन को कैसे सेटअप करेंगे अब थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने आपसे कहा किसी भी पार्टिकल पे जब भी फोर्स लग रहा होगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या करेगा, मतलब प्रोपोर्शनल है होगा। तो हमारी इक्वेशन सेटअप होकर चलेगी F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के, यानी कि ये हो जाएगा आपका F इजिकल टू माइनस के एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दोगे। मैंने कहा आपसे ये तो हमारी बात ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है जब उसे डिस्प्लेस करा जाता है तो वो मोशन करने लगता है। अब मोशन करने लगता है तो सीधी सी बात है उस पर न्यूटन का सेकंड लॉ काम करेगा, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ ऑफ मोशन। आप कहोगे न्यूटन का सेकंड लॉ तो भैया F इजिकल टू m में होगा,
एफ इजिकल टू एम में हुआ है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, एम ऐसे कैसे, एक्सेलेरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये बता रखा था आपको पहले से ही। इसे इक्वेशन फर्स्ट का ही है तो भैया इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा भाई, एफ इजिकल टू भी माइनस के एक्स है, और एफ इजिकल टू भी क्या है, ये है एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, ये है हमारे पास। ठीक है भैया इसे आप इधर ले आओ, तो आप या एम को इसके डिवाइडेंट में भेज दो, माइनस के बाई एम एक्स इजिकल टू ये बन गई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से माइनस का है, इधर आकर कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इजिकल टू 0। ये जो हमारी आई है अभी, ये हमारी आई है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान के चलता हूँ, लेट के बाई एम इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर, ये मान के चलता हूँ। तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ तक का देखते हैं भाई। अब इसे जैसे ही हम ये इक्वेशन लेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये वाली इक्वेशन हमारी बन के आ जाती है ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन आई है, यही ऐसा कह सकते हैं, यही दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। यह दीवार लिखेंगे भाई इसे, यह सरल आवर्त गति की द्वि अवकलन समीकरण है। तो भैया इसका कुछ ना कुछ तो हल आया ही होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने करी कैसे है, एक बार सभी देख लेते हैं। यहाँ से मैंने कहा भैया आपसे, ठीक है भैया। सबसे शुरुआत में हम अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेकर चले। हमें पता था कि किसी भी स्प्रिंग का एक्स होता है और ये एफ के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं माइनस के एक्स आता है। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ इजिकल टू एम में, एफ इजिकल टू एम डी टू एक्स बाई डी टू स्क्वायर इक्वेशन सेकंड होती है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लगते हैं जब यहाँ पे, तो ये आ जाता है हमारे पास, ये एम इसका मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाता है। अब इसे के बाई एम को क्या लेट कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर लेट कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इस वजह से क्योंकि यहाँ से मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। सेकंड ऑर्डर की है तो भैया सेकंड ऑर्डर का ही तो मानना पड़ेगा, ये सेकंड ऑर्डर का ही तो मानना पड़ेगा। ये इक्वेशन आ गई, इसे हमने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया। भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ तो जनरल सॉल्यूशन होता ही होगा। उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझियो भाई, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं भाई, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, और यहाँ से मैं ऐसा मान कर चलता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। तो मेरी इक्वेशन ये बन के आई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0, ये बन के आई मेरी इक्वेशन। ठीक है भाई, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। let the general solution of above equation
तो भाई इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता होगा, वो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मानते हैं सी ई की पावर अल्फा टी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। जो कोई भी हम जनरल सॉल्यूशन लेकर चलते हैं ये फिक्स होते हैं, और इनकी वैल्यूज जो है, इनकी वैल्यू को हम बाद में निकालते रहते हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद कर लियो, आप जैसी मैथमेटिक्स की दूसरी बुक पढ़ते हो वहां पे आपको पता रहता है कि ये जनरल सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आता है। ठीक है, x इजिकल टू सी की पावर अल्फा टी, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें x की जरूरत यहाँ पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक तो dx बाई dt करना पड़ेगा इसका, और एक क्या करना पड़ेगा एक बार तो dx बाई dt करना पड़ेगा, और एक बार और क्या करना पड़ेगा भैया, एक बार और क्या करना पड़ेगा इसका, एक बार इसका एक बार इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि d2x बाई dt स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलो भाई निकाल लो दोनों वैल्यू के लिए, दोनों वैल्यू के लिए निकाल लो और सोल्व करके बताओ मुझे इसका क्या बना। अगर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपकी टर्म्स आती है सी ई की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हो तो सी ई की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा स्क्वायर। और आप जैसे ही हो एक्स की वैल्यू और ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पे रखते हो, इस वाली इक्वेशन में रखते हो, इस वाली इक्वेशन में रखते हो। तो बताओ क्या बनी मेरी इक्वेशन, बताओ भाई क्या बनी मेरी इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या देता हूं, मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर क्या देता हूं, थर्ड। इसे इक्वेशन नंबर क्या देता हूं, थर्ड। और मैं कहता हूं एक्स की और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो। पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एंड d2x बाई dt स्क्वायर, d2 स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखो भाई जल्दी से ये वाली वैल्यू। तो आप कहोगे d2 इसकी वैल्यू कितनी है, सी ई की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा कैसी, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, सी ई की पावर अल्फा टी इजिकल टू 0। ये मेरी टर्म्स यहाँ से बन के आई है भाई। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, आप कहोगे सी ई की पावर अल्फा टी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। ये मल्टीप्लाई में ये जाकर डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ से आगे अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0, और अल्फा स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पे जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, अगर मैं इसे लिखना स्टार्ट करूं, अल्फा की वैल्यू यहाँ से इसका अंडर रूट इस पे क्या बना देगा, अल्फा इजिकल टू अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जब किसी के अंदर अंडर रूट रहता है तो ये क्या बन जाता है, बाहर से आयटा टर्म्स बनाता है, तो प्लस माइनस आयटा की जगह हम क्या लेते हैं, जे भी तो ले सकते हैं ओमेगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, प्लस माइनस जे ओमेगा। तो इसमें जो ये प्लस आ रहा है, ये जो मान लो कोई भी ऑक्सीलेशन कर रहा है, ये जो ऑक्सीलेशन कर रहा है इधर इधरली डायरेक्शन में तो प्लस की चीज आ रही है, इधरली डायरेक्शन में किसकी चीज आ रही है, माइनस की। और ऑक्सीलेशन किन किन चीजों से होगा, माइनस से भी मिल गया और प्लस से भी मिल गया। तो इसका मतलब अल्फा की दो वैल्यू आएगी हमारे पास, अल्फा की दो वैल्यू आओगे। अब ये वाली अल्फा की वैल्यू को कहां पे रखोगे आप, जो जनरल सॉल्यूशन आपने मानना था, क्या मानना था भैया जनरल सॉल्यूशन, देख लेते हैं एक बार। अल्फा की वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन आपने क्या मानना था, आपने कहा था भैया जनरल सॉल्यूशन के तौर पे था हमारे पास x इजिकल टू सी ई की पावर अल्फा टी था जनरल सॉल्यूशन। लेकिन x इजिकल टू सी, भाई यहाँ पे तो दो वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस की एक माइनस की, तो इसे C1 क्या है, ई की पावर अल्फा की वैल्यू एक बार प्लस ले लो जे ओमेगा टी, और प्लस इसी प्रकार से दूसरे वाली भी ले लेंगे
ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब यदि कोई बच्चा कहने लगा कि ये दोनों इक्वेशन हमने ऐड ही क्यों करी, तो भैया मैंने आपको बताया था प्लस वाला तो ऊपर की तरफ ना और माइनस वाला इधर की तरफ ना, तो ऑक्सीलेशन तो दोनों चीजों से मिलकर बना है, तो सीधी सी बात है इसका जनरल सॉल्यूशन भी क्या होगा, ऐड होगा। तो अब जनरल सॉल्यूशन हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, ये आ गई। ठीक है भाई, यहां तक का। अगर मैं आपसे कहने लगूं यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आप एक ई की पावर आई थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वी नो डेट ई की पावर आई थीटा होता है हमारा पास क्या होता है, कोस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू एक तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में लगाओ, एक इस फॉर्मूले में लगाओ। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बार लगाना भाई, लगाना भाई। तो x इजिकल टू सी वन ई की पावर इसमें लगाओ पहले, ई की पावर इसे आई थीटा मान लो, तो कोस कोस जे ओमेगा प्लस आई तो है ऐसा कैसे रहेगा हमारे पास, आई तो ऐसा कैसे रहेगा, या फिर इसे आप जे ही कह दो क्योंकि हमने आई मान रखा था। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा हो गया यानी कि जे ओमेगा हो गया, प्लस आई साइन थीटा यानी कि हमारा जे साइन ओमेगा टी। इस तरीके से यहाँ भी हमारा क्या बन जाएगा भैया, यहाँ भी हमारा क्या बन जाएगा, ये ये बन गया ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। और इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे ये C2 आ गया, C2 आ गया, ये क्या बन जाएगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी माइनस के यहाँ पे क्या बन जाएगा जे साइन ओमेगा टी, जे साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला खुल के आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है भाई, इसकी भैया अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x इजिकल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो C1 कोस ओमेगा टी प्लस C1 जे साइन ओमेगा टी प्लस C2 कोस ओमेगा टी प्लस वो सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस के ये C2 जे साइन ओमेगा टी। यहां तक बना हमारा, यहां तक का बना होगा हमारा। एक काम करो, कोस वाली टर्म्स एक साथ कर लो और साइन वाली टर्म्स एक साथ ले लो। तो इस वाली टर्म्स को और इस वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, और इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को एक साथ ले लो। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ भाई क्या बनी मेरी इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन बनेगी भाई, ये मेरी इक्वेशन बनेगी x इजिकल टू, ये इक्वेशन बनेगी C1 प्लस C2 एक साथ ले लिया मन्ना कोस ओमेगा टी प्लस जे C1 माइनस C2 साइन ओमेगा टी। अब भैया एक बात बताओ, अगर मुझे फॉर्मूला बंद करना है, यहाँ तो कोस है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए साइन, अगर यहाँ पे साइन है तो ये वाली टर्म्स क्या बननी चाहिए, कोस बननी चाहिए। तो मैं इसी तरीके से फंक्शन लेट करूंगा यहाँ से, तो मैं ऐसा लेट करके मान के चलता हूँ C1 प्लस C2 को मैं मान के चला ए, क्या यहाँ कोस है तो यहाँ पे क्या चाहिए ए साइन फाइव मान के चला। ठीक है भाई, और दूसरा यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कोस मान के चलूंगा, यानी कि जे C1 माइनस C2 को क्या मान के चलूंगा ए कोस फाइव मान के चलूंगा, ये मान के चलूंगा। और जैसी ये वाली इक्वेशन ऊपर रखता हूं मैं, तो बताओ मेरा क्या बनेगा भाई, बताओ मेरा क्या बनेगा, बताओ भाई मेरा क्या बनेगा। तो x इजिकल टू आप कहोगे C1 प्लस C2, ये तो बन गया a साइन फाइव फाइव, और ये क्या है हमारा कोस ओमेगा टी प्लस इसकी जगह हमने क्या रख दिया a कोस फाइव और साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ से अगर a कॉमन ले लूँ मैं, तो मेरा ये साइन फाइव और कोस ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा कोस फाइव साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बंद हो रहा होगा, किसका फॉर्मूला बंद हो रहा होगा भैया जल्दी बताओ, यहाँ पे किसका फॉर्मूला बंद हो रहा होगा मेरा, यहाँ तक किसका फॉर्मूला बंद हो रहा होगा। तो आप कहोगे साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो रहा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे तो भैया x इजिकल टू मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है किसका, x इजिकल टू फॉर्मूला दिखाई दे रहा है x इजिकल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन आई मेरे पास, और यही इक्वेशन है, इसका हल है यही, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि सरल आवर्त गति का ये क्या है, सरल हल है। तो यहाँ तक कि आज यहाँ तक का करते हैं, और कल को इसके आगे के केस हम यहाँ से आगे देखेंगे भाई। यहाँ तक की चीजों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत बेहतरीन। ऑल द बेस्ट सभी को।